नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय कृषि यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आपको एक छोटा सा एक परिचय देना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें जो एग्रीकल्चर है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 14.5%। यानी कि ये हमारे देश की बहुत कम है, लेकिन हम जिसको बोलते हैं कि हमारा एक देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और इस देश में कृषि की ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है हमारे देश में, सिर्फ 14.5% ये है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो श्रम शक्ति है हमारे देश में, यानी कि जो हमारा लेबर फोर्स है वो इस देश में 52% ऐसा है जो कि सिर्फ खेती पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, जो कि बहुत कम है। और बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब्स के लिए लोग डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। तो ऐसी हमारे पास 52% की आबादी है दोस्तों जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर से काफ़ी हमारे उद्योग धंधे भी चलते हैं, जैसे कि सूती उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, और इसके अलावा जो एफएमसीजी मार्केट है दोस्तों, एफएमसीजी मार्केट से बहुत बड़ा मार्केट है। और एफएमसीजी मार्केट का मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। एफएमसीजी मार्केट यानी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हमारा मटेरियल जो है या जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स आपके रेगुलर बेस पे यूज़ होते हैं, जो आपके नीडफुल होते हैं और जो आपको रोज़ बिकते हैं, रोज़ इजीली बिकते हैं और हमारी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो। तो ऐसे भी उद्योग हैं, जैसे कि आपने किराने दुकानों पे देखा होगा कि चाय है, चाय पत्ती है, चीनी है, आपका गेहूँ है, चावल है, दाल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एफएमसीजी के अंतर्गत आती हैं और ये चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पर। तो मैं ऐसा बोलना गलत नहीं होगा दोस्तों कि हमारे देश में एफएमसीजी मार्केट ऐसा सबसे बड़ा मार्केट है जो कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। देश में कुल निर्यात यानी कि देश का जो टोटल एक्सपोर्टेशन है उसमें भी हमारे एग्रीकल्चर की 10% की भागीदारी है, यानी कि 10% का पार्टिसिपेशन हमारा इसमें है। इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर है वो इनडायरेक्टली हमारे देश के जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं इनको भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है, और साथ ही कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको विकास में भी ये हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे जूट है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बेसिकली डिपेंड करती हैं हमारे एग्रीकल्चर पे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि की प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी भी ऐसे बहुत से किसान हैं जिनको पूरी तरह से धरती का अधिकार नहीं मिला है, ज़मीनी अधिकार नहीं मिला है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए खेती में लागत लगाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। वो लोन लेते हैं हमारे जो सोसाइटी में रहने वाले जो सूदखोर होते हैं, यानी कि जो ब्याज पर हमें कुछ रकम देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वो निर्भर होते हैं अपनी खेती के लिए करने के लिए। भारत में और भी कई तरह की दिक्कतें हैं दोस्तों खेती करने में, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, इस तरह की जो प्राकृतिक दिक्कतें हैं ये भी हमारी एग्रीकल्चर को यानी हमारे यहाँ के कृषि को बहुत एक फैक्टर है जो कि उसको प्रभावित करता है। भारतीय कृषि का जो उत्पादन स्तर है बहुत हद तक मानसून तय करता है दोस्तों। ये चीज़ भी हमारे यहाँ बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ इंडिया में भारतीय कृषि में बाढ़ सूखा समस्याएं, हाँ मैं दोस्तों बोल रहा था कि हमारे देश में मानसून एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें हमारी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जैसी बारिश होगी वहाँ उस तरह की फसल उगाई जाएगी या उस तरह का व्यापार होगा। हमारी जो खेती है अगर हम करते हैं और हमारे यहाँ उम्मीद करते हैं कि चलो इस साल बारिश अच्छी होगी, लेकिन अगर बारिश नहीं होती उतनी अच्छी तो हमारे यहाँ पे खेती में घाटा भी लगता है, किसान बहुत ज़्यादा नुकसान में भी जाते हैं। इसीलिए इसको खेती को जो है मानसून का जुआ भी कहा जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ कई परियोजनाएं चालू हैं, जैसे कि सिंचाई परियोजनाएं मैं आपको बताऊं तो इनका कई तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ योजना आयोग के द्वारा सिंचाई परियोजनाएं कई बनाई गई हैं, जिसका क्लासिफिकेशन किया गया है 3 भागों में। जैसे कि
लघु सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना और बड़ी सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों मैं इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ। लघु सिंचाई परियोजना वो है जो कि 2000 हेक्टेयर से कम के लिए उपयोग की जाती है। मध्य सिंचाई परियोजना होती है, मध्य सिंचाई परियोजना वो होती है जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए बनाई जाती है। और तीसरी होती है बड़ी सिंचाई परियोजना जो कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक के लिए बनाई जाती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में कृषि जोत का आकार क्या है। तो सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम कृषि जो नापी जाती है और सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम है। लघु जोत में 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक है। मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर तक है और बड़ी जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। कृषि के निर्धारक तत्व जो कृषि करने के लिए हमारे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी देश में कृषि कार्य करने के कई कारक होते हैं, यानी कई फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो कृषि करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक होता है, सामाजिक होता है, ऐतिहासिक होता है, आर्थिक होता है व प्रशासनिक होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी प्राकृतिक कार्य ये होते हैं जैसे कि मौसम के ऊपर जो डिपेंड होता है या हमारे यहाँ पे वातावरण होता है उसके ऊपर निर्धारित होता है। प्राकृतिक में कई तरह की चीज़ हो जाती है, जैसे कि अगर आपके पास पानी अच्छा है तो आप वहाँ पे धान बुआई कर सकते हैं। ये जहाँ पे आपके पास पानी कम है उस जगह पे आप मोटे अनाज जैसे कि बाजरा वगैरह ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं। सामाजिक में कई तरह की ये चीज़ें होती हैं कि लोगों के पास इधर उधर से अपना एक लागत लगाने के लिए धन इकट्ठा करना होता है ना। ऐतिहासिक में ऐसा होता है कि कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारी पुरानी पीढ़ियां एक ही तरह की फसल उगाते चले आ रहे हैं तो वही फसल हम भी उगाएंगे। तो इस तरह से हमारी खेती करने के लिए भी हैं जो कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इस तरह से निर्धारित होते हैं। खेती के क्षेत्र में प्राकृतिक विशेषता फसल रूप में निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पे यही है कि हमारे क्षेत्र में यानी हमारे भारतीय क्षेत्र में खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो हमारा नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो। जैसे कि अगर अधिक वर्षा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ कि जैसे कि अगर कहीं पे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे ऐसी फसल उगाएंगे जिनमें पानी ज़्यादा लगता है। पानी ज़्यादा लगता है का मतलब ये कि जैसे कि धान है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो जिस क्षेत्र में बारिश अच्छी होती है, बारिश ज़्यादा होती है, उस धरती में पानी की मात्रा भी अच्छी होती है, जिस वजह से हम वहाँ पे इस तरह की फसल उगा सकते हैं। अब जिस जगह पे फसल ऐसी धरती होती है जहाँ पे पानी कम होता है या फिर वहाँ पे बारिश कम होती है, तो ऐसी जगह पे हम मोटे अनाज उगाते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, चना हो गया, गेहूँ हो गया, इस तरह के हम उसमें मोटे अनाज उगाते हैं। इसके साथ भूधारण प्रणाली जैसे ऐतिहासिक कार्यों का भी प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर पर है। भूधारण का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ लैंड। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे धरती करने मतलब ज़मीन का एग्रीकल्चर करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है। इसके साथ ही जो भूमि में सुधार हुआ है तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में परंपरागत भूधारण व्यवस्था एक और जहाँ संवैधानिक रूप से सामाजिक न्याय के विपरीत थी, वहीं दूसरी ओर यह कृषि हमारे भारत में परंपरागत जो खेती होती थी वो संवैधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे उसके खिलाफ थी। वहाँ पे क्या होता था कि एक बहुत कुछ लोग ऐसे रहते थे जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें होती थी या तो उनके पास उस धरती को ज़मीन को करने के लिए मतलब उस पर खेती करने के लिए पैसा नहीं होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि जो बड़े किसान होते थे या जो बड़े बड़े जिनके पास ज़्यादा जगह होती थी, ऐसे जो किसान होते थे, इनके पास जाकर ये अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, इनके पास मजदूरी करते थे। तो इस तरह का जो परंपरागत भूधारण व्यवस्था थी ये हमारे यहाँ पे सामाजिक न्याय के विपरीत थी, यानी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत थी ये। भूमि सुधार के अंतर्गत जो भूमि के में जो इस तरह के जो लोग रहते थे जिसमें हम अपनी ज़मीन चलाते थे, इसमें कई बिचौलिए भी बीच में होते थे, है ना। जो कि इसके साथ ही दोस्तों क्या होता था कि बिचौलियों की वजह से भी बिचौलिए होते थे जिन जो ज़मीन को बिकवाते थे या
जो बड़े किसान रहते थे उनसे कहते थे कि चलो इनको आप इतना इतना पैसा दे दो, इतनी रकम इनको दे दो, इनकी खेती आपके पास हुई, इतने साल के लिए ये खेती आपकी हुई। तो इस तरह के कुछ बिचौलिए भी थे जो बीच में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो खा जाते थे। तो इस तरह के लोगों की वजह से भी हमारी जो किसान हैं वो खेती ठीक से नहीं कर पाते। तो इनकी बंदी के लिए भी कई उपाय किए गए थे भूमि सुधार में। इसके साथ ही परंपरागत रूप से जो ब्रिटिश काल से चली आ रही थी ज़मींदारी या माल बहाड़ी, ऐसी जो परंपराएं जो चली आ रही थी पुरानी, इन परंपराओं को भी समाप्त किया गया। इस समय में क्या होता था कि मालगुजार होता था, वो कई लोगों की ज़मीन और ख़ुद की भी ज़मीन एक साथ कई लोगों से करवाता था। तो जो निचले तबके के जो किसान होते थे वो एक तरह से जाके उसके यहाँ पे मजदूरी करते थे और मजदूरी करके वो अपना पेट पालते थे। इस तरह से ये होता था। और ज़मींदारी, और इसमें मैं आपको बताऊं कि ज़मींदारी ख़त्म करने की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 से हुई थी उत्तर प्रदेश से, और ये 1970 तक देश के सभी राज्यों से ये प्रथा जो है ख़त्म हो चुकी थी। तो ये जो कुछ फैक्टर्स थे, ये जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए, ये हमारे यहाँ जो है भूमि सुधार के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी रोल अदा किया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमांडर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम क्या होता है। इसको इंग्लिश में कमांडेंट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सन 1974 में। जी हाँ दोस्तों, 1974 में एंड 1974 और 1975 में की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि बड़ी एवं मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं का बेहतर उपयोग करना था। इसका जो मेन जो मोटिव था वो मोटिव ये था कि जो हमारे पास बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना हैं उनको हम और भी बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। 1 अप्रैल 2004 में इस कार्यक्रम को पुनर्गठित करते हुए इसका नाम कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि CAWM रखा गया।